चलो अब जो क्वेश्चन आपने करना है विच इज आपकी, हाँ एक क्वेश्चन करवाने वाला रहता है जो इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट भी है ये, ठीक है। साइन, और ये एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, the midpoints of whose sides are 0, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 and 1 by 2, 0. Find the coordinates of vertices of a triangle. क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और निकालना क्या है, पहले तो वो इंफर करो, पहले तो उसको डिसाइड करो। कौन सी फिगर है अपने पास ये, हाँ, है ना। देखो मैंने आराम से ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ट्राइंगल को एक नाम भी दे दिया, एबीसी। और इस ट्राइंगल के मुझे मिड पॉइंट्स गिवन है ना। तो जैसे मर्जी, क्योंकि मुझे कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो मैंने 0, 1 by 2 ले लिया इसको, 1 by 2, 1 by 2 ये ले लिया, और ये पॉइंट है 1 by 2, 0। अब इसको हम DEF लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके बेसिस पर इतनी इंफॉर्मेशन के साथ वो हमें कहता है कि इस ट्राइंगल के वर्टिसेस निकालो। निकालने क्या है, A, B एंड, ठीक हो गया। अब होता क्या है, दोनों में से कोई एक वर्टेक्स होता हो तो मिड पॉइंट दिया हो, हम दूसरा वर्टेक्स निकाल सकते हैं, दोनों ही मिसिंग है। तो मैं वर्टिसेस को क्या लेती हूँ, लेट ए कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, बीच में कॉमा लगा देना, और सी के कोऑर्डिनेट्स है x3 y3। तीनों कोऑर्डिनेट्स ले लो। अब बताओ क्या करना चाहिए, ए को ले लिया x1 y1, बी को ले लिया x2 y2, सी को ले लिया x3 y3। क्वेश्चन रेज कर दो, है ना। पूरी हमने उसकी फिगर बना ली, उसमें तो कुछ और दिया नहीं हुआ ना कि हमें यूज करना है। अब बताओ फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन की जगह और कौन सा लगाओगे, बता गुरनूर। मिड पॉइंट, हाँ सेंट्रॉइड था पर यहाँ तो नहीं चाहिए ना। अगर आपको मिड पॉइंट पूछा हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला इज अदर वे, अगर मिड पॉइंट दिया हुआ तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, उसी का आगे एक्सटेंशन है। तो अब ये पॉइंट डी निकालना था जो कि है 0, 1 by 2, ये कैसे आया होगा, ए और बी का मिड पॉइंट है, तो मैंने क्या लिखा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ऐसे किया। ऐसे ही ई कॉमा ई जो मिड पॉइंट है 1 by 2, 1 by 2 कैसे आया होगा, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, है ना। और एक और हमारे पास पॉइंट है f जो कि है 1 by 2, 0, और ये कैसे आया होगा, x3 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, y3 प्लस y1 डिवाइड बाई 2, ऐसे आया होगा। ट्राइंगल रब कर दो, ठीक है। मुझे ट्राइंगल में अगर फिगर होती है तो मुझे विजुलाइज करना आसान रहता है, पर अब मैं इसको यूज कर चुकी हूँ। अब देखो मैंने दो पॉइंट्स को इक्वल किया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल है, 0। x2 किसके इक्वल है, 2, 2 x1 प्लस x2। ऐसे यहाँ पर आ जाओ, अगर आप, या चलो इसका y कोऑर्डिनेट में मिला लो, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल है, तो y1 प्लस y2 किसके इक्वल है, 1। अब ऐसे ही अगर हम x2 प्लस x3 करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, x2 प्लस x3 किसके इक्वल है, 1 by 2।
डिवाइड बाय 2 है ना यहाँ पे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। x2 प्लस x3 किसके इक्वल है? 1। ऐसे ही x3 प्लस x1 किसके इक्वल है? 1 क्यू यहाँ पे, हाँ ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, तो 0 आएगा ना, मैं 2 से मल्टीप्लाई करके उसे 0 लिखूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, अगेन 1। अब क्लियर हो गया। ऐसे ही कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज y2 प्लस y3? 1 है। व्हाट इज y3 प्लस y1? समझ में आ गया ना, है ना। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है क्लास में। अब आपके पास मेन ये 3 इक्वेशन है, x1 x2 x2 x3 x3 x1, जिसे बोलते हैं साइक्लिक इक्वेशन है हमारे पास। साइक्लिक मतलब एक साइकिल की फॉर्म में चल रहा है, x1 से स्टार्ट हुआ, x3 x1 पर आकर खत्म हुआ। तो जब भी ऐसा हो ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है हमेशा, एपी में भी शायद करवाया था, नहीं करवाया था, कहीं ना कहीं करवाया इसको। अब क्या करोगे, इन तीनों को ऐड कर दोगे, एड ऑल थ्री, करवाया हुआ है कहीं ना कहीं, एड ऑल थ्री, तीनों को ऐड कर दिया। x1 दो बार आया, x2 दो बार आ रहा है, x3 दो बार आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3 किसके इक्वल है, 0 प्लस 1 प्लस 1 2। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 किसके इक्वल है, 1, जिसमें x1 x2 का सम क्या था, 0। तो x1 किसके इक्वल आ गया, 1, x3 किसके इक्वल आ गया, 1। तो x3 की वैल्यू आ गई 1। x2 प्लस x3 का सम किसके इक्वल है, 1। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। और x3 प्लस x1 किसके इक्वल है, 1। तो x2 की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। अब y की वैल्यू निकाल कर बताओ। हाँ, नहीं, सेम तो कुछ होगा बट कैसे होगा फिर आपको। एंड वाई आई टेक x1 y1, क्योंकि मैच करना बहुत आसान होगा वैल्यूज को फिर, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो x1 को y1 के साथ, y2 को x2 के साथ, x3 को y3 के साथ हमने डायरेक्टली मैच कर लिया। ठीक है बेटा। तो व्हाट इज y1 आपका आया, अगर आपने तीनों को ऐड किया, y1 प्लस y2 प्लस y3 किसके इक्वल आ रहा है, अगेन 1 के इक्वल है ना। तो y1 प्लस y2 किसके इक्वल था, 1। तो y3 किसके इक्वल है, 0। y2 प्लस y3 1 के इक्वल है, तो y1 किसके इक्वल है, 0। एंड y3 प्लस y1 इज इक्वल टू 0, तो y2 इज इक्वल टू। तो आपके 3 पॉइंट्स जो है वो बन जाएंगे। ए जो है वो आपने x1 y1 लिया था, बी जो है वो 0 1 हो गया, और सी जो है वो 1 0। समझ में आ गई बात में, एम आई क्लियर, इजी है, सिर्फ लंबा है ये, कहीं ना कहीं और करवाया हुआ है, कहाँ करवाया है ये, 9th में कराया था उसमें, ट्राइंगल्स में, हिरॉन फॉर्मूला में। आपके पास एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आया था, एडिंग ऑन, तो 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी आ गया था, याद कर। ये चीज करवाई है, जब भी 3 इक्वेशन हो ना और दो दो वेरिएबल्स चल रहे हो, तो हमेशा क्या करो करो, उन सब तीनों को ऐड कर दो। ट्रिक्स दैट वर्क, कभी कभी दो को करके भी काम आ जाता है, कभी 3 को करके, तो यहाँ पे तीनों को कर देते। क्लियर हो गया बच्चे, समझ में आ गई, ठीक है। अब इसी का एक क्वेश्चन देती हूँ, खुद से प्रैक्टिस करना ये। द मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट्स DEF of
ये अगर आएगा तो 3 मार्क्स का आएगा, वैसे अभी तक आया नहीं है, लेकिन एग्जाम्पलर में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हाई चांसेस है, कभी हम इसको नेगेट नहीं कर सकते कि नहीं आया। आज करवाया, शायद मैं कभी दोबारा से करवाऊंगी ना। कभी सैंपल पेपर में कोई क्वेश्चन दिख गया तो कर लोगे। जस्ट दैट यू शुड नो हाउ टू सॉल्व। DEF मिड पॉइंट्स है जो, मिड पॉइंट्स DEF ऑफ साइड्स AB BC AC ऑफ अ ट्रायंगल आर 3, 4, 8, 9 and 6, 7. Find the coordinates ABC, coordinates of vertices. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि D किसका मिड पॉइंट है, E किसका मिड पॉइंट है, एंड समटाइम्स दे गिव यू D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। प्लीज ध्यान रख लेना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस A, B and C। हाँ जी, ए को लिया हमने x1 y1, बी को लिया x2 y2 और सी को लिया x3 y3। सो व्हाट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 y1?
प्लस y2 प्लस y3। अब a और b का वर्टेक्स है d, तो x1 प्लस x2 6 के इक्वल आ रहा है। x2 प्लस x3, bc का वर्टेक्स है e, d हो गया ना 8, तो ये 16 आ रहा है। और x3 प्लस x1 6, 12 हो गया, यही आ रहा है। x1 प्लस x2 तो निकाल लिया होगा अब तक, 6 आ गया। x2 प्लस x3 16 आ रहा है, x3 प्लस x1 12 आ रहा है, बस यही निकाला मैंने। तो 28 प्लस 6 34 हो गया, 17 हो गया ये, ठीक है ना। ये रहा। ठीक है ना। अब थोड़े बहुत एग्जाम्पल के क्वेश्चंस करवाने हैं बस, दैट्स इट। फिर हमारा ये डिस्टेंस फॉर्मूला का चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर एक क्वेश्चन होगी क्लास में, सारे कर लेते हैं। सबका हो गया सॉल्व, A12 B56 C11 12, समझ में आ गया सबको? कंफ्यूजन है यहाँ तक किसी को? हाँ जी, सहज और आर्यन क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा? यस मैम। मैम ये वैसे कितने मार्क्स में आएगा? अगर आएगा तो 3 में, पर मैं पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड भी अगर देखती हूँ तो कहीं नहीं आया हुआ, कहीं सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन मिल जाता है, बट यू कैन नॉट से कि अगर आगे नहीं हुआ तो हमारे साथ भी नहीं हो सकता है ना। हाँ, अगर बोर्ड्स में आ गया और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ, अभी तक तो नहीं देखा, बाकी आज से सी, ठीक है, इजी है, लंबा है पर। अब ये ना हमारे एग्जाम्पलर में 1 मार्क का क्वेश्चन है। एक तो लिखा हुआ है, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है विद वर्टिसेस 0 4 0 0 एंड 3 0, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। एमसीक्यू है ये। 5 12 11 7 प्लस रूट 5। हाँ, साइड्स निकाल कर ऐड करोगे, ये वर्टेक्स ए हो गया, ये वर्टेक्स बी हो गया, ये वर्टेक्स सी हो गया। हाँ, तुमसे मैं आंसर जल्दी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। नहीं चल रहा कि मैंने कॉन्शियस कर दिया है ना। हाँ, कुछ नहीं है, ये वर्टेक्स हमें एमसीक्यू में दी क्यों दिया हुआ है, आप इसको एमसीक्यू बेसिस पर भी करोगे तो ठीक है। एक ट्राइंगल का वर्टेक्स है 0 4, एक का 0 0, यू कैन फाइंड ए बी बी सी ए सी, पर ये एमसीक्यू में क्यों दिया हुआ है? देखो ये 0 0 क्या हुआ, ओरिजिन, ठीक है ना, ये 0 0 आ गया। ये वर्टेक्स ए कहाँ पर है, यहाँ पे मैं बी लिख दूंगी। वर्टेक्स ए कहाँ हुआ, 0 4, वाई एक्स एक्सिस पर 3 0। नाउ कैन यू फाइंड द पेरीमीटर? ये साइड किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, और ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्या आ गया 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ठीक है। एमसीक्यू में इसलिए दिया हुआ है, देखने में लंबे वे से करोगे। एमसीक्यू में वो क्वेश्चन होते हैं यूजुअली जो इजी भी होता है, जो आप ओरली भी कर सकते हो, इफ यू जस्ट विजुअलाइज द वर्टिसेस एंड द ट्राइंगल।
ठीक है, वरना आप तीनों साइड निकालने बैठोगे फिर भी फॉर्मूला लगाने में टाइम लगता है। आप वही क्वेश्चन 2 मिनट में कर सकते हो, वही 30 सेकेंड्स में भी हो जाता है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दिस वन लिटिल इंटरेस्टिंग भी है ये। आपको ऐसे एक डायग्राम दिया हुआ है, हाँ एमसीक्यू में ही है, एग्जाम्पल में ना दिया होता तो शायद मैं करवाती ना, लेकिन यही चीज ना आपने 9th में एज अ क्वेश्चन सॉल्व की हुई है। ये बी वर्टेक्स दिया हुआ है 2x, 0 और ये ए वर्टेक्स दिया हुआ है 0, 2y और ए बी को ज्वाइन किया। ठीक है, फाइंड, और एमसीक्यू है ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच इज equidistant from 3 vertices of triangle ABC। इस ट्राइंगल एबीसी के 3 वर्टिसेस के से जो इक्विडिस्टेंट पॉइंट है हमें वो निकालना है। एमसीक्यू में क्यों दिया हुआ है? देखिए क्वेश्चन ओरली सॉल्व होता है अगर हमें इसका कॉन्सेप्ट पता हो। ठीक है, इक्विडिस्टेंट वाला जो पॉइंट होता है तीनों वर्टिसेस से, वो क्या होता है? सेंट्रॉइड नहीं, वो मीडियन से बनता है। इक्वल डिस्टेंस कहाँ था डिस्टेंस फॉर्मूला में? डिस्टेंस फॉर्मूला में पूरा टाइम मैंने क्या बार बार रिपीट करती रही हूँ? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। याद है, जिसने फॉर्मूला याद है ना वो कर लेगा। राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, आई एम टॉकिंग अबाउट सर्कम सेंटर। जैसे आपके एमसीक्यूज नहीं आए थे, याद नहीं आपका, वो आ गया था मीडियन दिया होगा 2:1 की रेशियो में, है ना, वो था 1 मार्क का क्वेश्चन। बट उसके पीछे का कॉन्सेप्ट अगर याद हो तुम्हें 1 मार्क मिल जाता। तो यहाँ भी इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ही है कि सर्कम सेंटर, आपने मुझे बताया सर्कम सेंटर बाहर कब होता है? दादी रूम में चेक कर ले, या फिर मुझे नहीं पता, या फिर उधर चेक कर, स्टडी टेबल है ना वहां पे, स्टडी टेबल जो पड़ा है वहां पे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सरकम सेंटर है, देखो जब मैं इक्विडिस्टेंट की बात कर रही हूँ, पहली चीज तो 3 पॉइंट्स के साथ इक्विडिस्टेंट है, सो आई एम टॉकिंग ऑफ सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर किसका निकालना है यहाँ पर? ट्रायंगल एबीसी का, जो कि क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। और आपने क्लास में ना पूरी डिस्कशन की थी कि मैम सरकम सेंटर बाहर कब होता है, अंदर कब होता है। तो राइट ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहाँ होता है? मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। और आपने 9th में ये आपका एक्सरसाइज 9.2 थी कोऑर्डिनेटर्स की, उसका लास्ट क्वेश्चन था, ये एम पॉइंट लिया हुआ था, प्रूव दैट ए एम इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू सी एम, सी एम इज हाफ ऑफ ए बी, है ना। हाँ, 4 पार्ट से लास्ट क्वेश्चन था। तो ये हमें आपको एज अ कॉन्सेप्ट, आपको एज अ फॉर्मूला नहीं करवाया हुआ, फॉर्मूला तो रट्टा होता। हाँ, एक्स कॉमा वाई, फॉर्मूला होता तो रट्टा मारा होता। आपने थ्योरम याद की हुई है, कॉन्ग्रुएंसी की सारी थ्योरम्स याद की हुई हैं, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, हर बार नहीं प्रूव करते हो। तो ये चीज जो है आपको एज अ फॉर्मूला याद नहीं करवाई हुई, इसीलिए तो सरकम सेंटर यहाँ आ गया। तभी एग्जाम्पलर ने तो दे दिया इसको एमसीक्यू में कि अपना दिमाग लगाओ कहाँ लाइन पड़ी है। ठीक है, तो वो चीज आती है। अगर आपका ये क्वेश्चन था ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ये आपने किया हुआ है इन योर कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर। अगर 9th क्लास की बुक है, वरना ऑनलाइन देखना, एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है, आपने जब ये वाला क्वेश्चन किया होगा कि एक ट्रायंगल एबीसी ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, और एक इस तरह से ड्रॉ किया। आइसोसेलेस में भी किया हुआ है, 7.3 में भी किया हुआ है, और 7.1 में भी ऐसे 2 क्वेश्चन किए बाइसेक्टर्स। ये एबीसी था, आपने इसको प्रूव किया, ये इक्वल दिया हुआ है, तो आपने प्रूव कर दिया बीडी बाइसेक्ट्स AC एंड BD इज परपेंडिकुलर टू AC, ये प्रूव किया हुआ है। ऐसे ही एक और चीज होती है एंगल बाइसेक्टर, जो हम सर्कल्स में करेंगे। ठीक है, सर्कल्स चैप्टर में उस चीज को हम, उसके साथ वो लिंक हो जाता है। जब आपने किसी भी एंगल को ड्रॉ किया,
उसके एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ किया। एक्सरसाइज 7.1 का एक क्वेश्चन है। तो इस एंगल बाइसेक्टर से अगर आप, ये एंगल बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो इक्वल लेंथ होते हैं। हमने कंस्ट्रक्शंस की हुई है इसलिए याद होता था ये चीज। हमें कंस्ट्रक्शंस में करवाते थे ये सारे टॉपिक्स कवर, हमें प्रूव नहीं होते थे इसके। ठीक है, सो वी हैड कंस्ट्रक्शंस, आईसीएससी में अभी भी है ये चीज, कंस्ट्रक्शंस करके कि अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो इक्विडिस्टेंट होगा फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द एंगल। ये अपने प्रूफ में क्या हुआ है, फॉर्मूला नहीं है। समझ में आ गया ना, इसका डायरेक्ट आंसर निकलेगा विच विल बी एक्स वाई, राइट। अब एक चीज और लिखो, एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, किस चीज में एमसीक्यू में नहीं करेगा। प्रॉब्लम क्या होगी, कल वो उसको एज अ फुल लेंथ क्वेश्चन देंगे ना तो आप गलती करके आ जाते हो उसमें। इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन एज इट इज लिखवाऊंगी विच सेज, एग्जाम्पलर का ये एमसीक्यू है, द पॉइंट विच लाइज ऑन perpendicular bisector of line segment joining points A -2, -5 and B 2, 5 is। ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें क्या हुआ देखो, दिख रहा है मिड पॉइंट निकाला हो, है ना। उसने ये कहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि है -2, -5 और बी है 2, 5, इसको ज्वाइन करती है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आने वाला कोई भी पॉइंट बताओ। इन चारों में से आपने चेक किया तो जो ये मिड पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आर्यन माइक बंद करो अपना। ठीक है, फिर हो गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे डायरेक्ट मिड पॉइंट से आंसर निकल सकता था, लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, हुआ क्या था एक बार ऐसे मैंने इसको ऑप्शन तो मार्क करवा दिया मिड पॉइंट, तो सबने समझ लिया कि मिड पॉइंट ही निकालना है। ठीक है, तो कल मैं पूछूंगी इक्वेशन ऑफ मिड पॉइंट और इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आप मिड पॉइंट निकालकर मुझे दे देते हो कि एनी वन पॉइंट निकालो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इट्स नॉट ऑलवेज मिड पॉइंट, यहाँ पर ऑप्शंस में मिड पॉइंट इज वन ऑफ दोज पॉइंट्स। समझ में आ गया। इक्वल डिस्टेंस का मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और वो एक मूविंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो अगर मुझे निकालना होगा तो मैं x+2 का होल स्क्वायर प्लस y+5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ना एक बार कहा था फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट, तो बच्चे ने मिड पॉइंट लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया कि मैम मिड पॉइंट है, क्योंकि तब भी वहां पर ऐसा किया था, अब क्यों डिफरेंट है। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस निकालना इक्विडिस्टेंट, तो आपने वो 0x लेकर 0y लेकर ही सॉल्व करना, क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट पूछ रहा है। यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पूछा था, लेकिन चारों ऑप्शंस में एक यही है जो इजीली निकल सकता है। वरना हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, इन चारों पॉइंट्स को चेक करोगे। आमतौर पे ये बनता है ना। लेकिन अब ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हो गया, क्योंकि एमसीक्यू है, वही क्वेश्चन 10 मिनट 5 मिनट लगाकर भी होगा, 2 मिनट लगाकर भी होगा, 10 सेकंड में भी होगा। बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट लिखो आप, एक और क्वेश्चन ऐसा है, if point P2, 1 lies on line segment, अब सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड है ये, joining to B8, 4, then AP is equal to 1/3 of AB, AP is equal to PB, PB is equal to 1/3 AB, and AP is equal to 1/2 of AB। चारों में से क्या मार्क करो।
अब लगता ही सेक्शन फॉर्मूला है ना। पर अगर आप सेक्शन फॉर्मूला से रेशो निकालोगे तो क्या आएगी वो, माइनस में। एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, मैंने क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन लिखे थे। उसके बाद क्या करना चाहिए। एग्जाम्पल का ही है। नहीं, तुमने क्या कहा, पॉइंट पी लाया करता है। ए लिखा 42, बी लिखा 84, तुम्हें कोलिनियर पॉइंट्स तो गिवन ही है। पी तुमने ऐसे ले लिया 2,1। नहीं आएगा, कैसे आएगा फिर, है ना। पर मैं तो कुछ नहीं सोच रही हूँ, है ना, उन पॉइंट्स को देखकर। ट्रायंगल नहीं है ना, है तो कोलिनियर पॉइंट्स है, जरूरी थोड़ी है पी अंदर ही हो, बाहर भी तो हो सकता है। दैट्स व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। दिया तो उसने लाइज और लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ना, तो क्वेश्चन को आप वहां चैलेंज नहीं कर सकते कि नहीं तो तुमने गलत दिया है। और उसने दिया हो गया, ऑप्शंस में कैन नॉट एग्जिस्ट होता तो वो अलग बात थी। चारों में से उसने नन ऑफ दीज भी नहीं दिया होगा, है ना। तो पॉइंट्स तो कोलिनियर है। आप इसको जनरल अगर सॉल्व करोगे तो k:1 की रेशो लोगे। अब k के साथ आपने निकाला तो क्या आएगा, 8k+4 अपॉन k+1। नेक्स्ट निकालोगे 4k+2 अपॉन k+1। फिर आप 8k+4 अपॉन k+1 को किसके इक्वेट कर दोगे, 2। तो 8k+4 किसके इक्वल हो गया, 2k+2। यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया, 6k इक्वल टू -2। बस यहाँ पर आकर k की वैल्यू क्या आती है, -1/3। k इज -1/3। अब रेशो में माइनस तो नहीं आता, और ये आपको माइनस सिखाया भी नहीं हुआ है। तो मैं आपको फिर बताती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जबकि मेंशन किया हुआ है सिलेबस में इंटरनल डिवीजन के अलावा कुछ और नहीं आएगा। एक्सटर्नल डिवीजन इज नॉट इन सिलेबस। लेकिन हमें भी जब क्वेश्चन में एक्सटर्नल इंटरनल दोनों करवाते थे 11th में, तो उन्होंने कहा था कि जब आपकी रेशो में नेगेटिव साइन आ गया, इसका मतलब पॉइंट पी लाइज आउटसाइड। ठीक है। अब कहा आउटसाइड, वो ए के पास में है या बी के पास में है, ए के पास है, क्योंकि देखो रेशियो में माइनस साइन तो है, वो शो करता है आउटसाइड, पॉइंट आउटसाइड में है। ठीक है, या तो इस तरह से है, देखो ये पॉइंट पी ले लिया, ये ए और ये बी आउटसाइड में है, ये ए और ये बी और ये सी। हमें क्या पता क्या है ना। तो आपने ये रेशो जो निकाली है, ये AP:PB निकाली है। माइनस ने बताया आउटसाइड डिवीजन है ना। और रेशो क्या है, 1:3। AP क्या है, 1। PB क्या है, 3। बड़ा कौन है, PB। तो BB बड़ा कब होगा, जब ऐसे होगा। समझ में आ गया, आराम से सुन। 1/3 क्यों होगा, ये 1 है, ये कंप्लीट किसके इक्वल है, 3। तो AB किसके इक्वल है, 2। डी ऑप्शन जो पहले तुमने तुक्का मारा था। -2 कैसा निकाला, फिर वो बेटा कंसेप्ट भी तो गलत है। इतना सही है, पता क्या है मैं वही कहती हूँ, ऑप्शंस में नहीं देती हूँ तभी। तुक्के से कोई ना कोई एक बच्चा होता है जो कहता है मैम मैंने तो आंसर सही निकाला, अब मेथड गलत है, आंसर सही निकाला, पेपर में क्या होगा वो कहेगा मैंने तो किया था। अब उस तुम्हें जिताना मुझे बुरा बुरा लगेगा कि ठीक है, और तुक्के कईयों के सही होते हैं।
पर वो हर बार चले ना, मतलब हर बार वो वही किस्मत चले साथ दे, तो अच्छी बात है। And recently I read of a case JEE mains में somebody was sitting behind, किसी ने ना केस डाला पूरा ये, that person was sitting behind me। तो जेई जो टॉपर है ना, मुझे नहीं पता किस साल का या किसका है, so that the one who sat in the front claimed that उसने पूरा मुझसे कॉपी किया है, that's why he scored, मतलब मेरा और उसका स्कोर सेम है, एग्जैक्ट पेपर। नहीं कहता कुछ था, मतलब सेट होता है कि नहीं। हाँ, पता नहीं मुझे, वो साथ साथ बैठे थे। नहीं जेई में पता नहीं, सेंटर पे डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ पढ़ा है केस वो, है ना। सीयूईटी कॉलेजेस का होता है फॉर नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज आई थिंक। जब आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी अप्लाई करना है तो वहां पर आई थिंक लेते हैं, अब सेंट्रलाइज्ड कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट होता है ना, तो काफी यूनिवर्सिटीज वो टेस्ट भी ले लेती हैं मेरे हिसाब से। मुझे अब इतनी नहीं है क्योंकि बहुत सिस्टम चेंज हुआ, आई हैव नॉट गॉन इनटू दैट स्टेज ना, है ना। मुझे जेई का पता है बिकॉज समबडी इन द फैमिली वेंट फॉर जेई सारा मेन एडवांस, तो उसकी न्यूज कुछ भी होती है ना तो हमें दिमाग में रहता है कि अच्छा अपने टाइम ये हमने किया था, है ना। जो बच्चे बड़े होंगे तो हो सकता है दे गो इनटू दैट बैचलर्स फील्ड ना, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में जाएंगे, तो शायद मैं फिर सोचूं। अभी मैं रिलैक्स हूँ कि नहीं जाना उस पंगों में। बस मुझे ये पता है कि क्राइस्ट कॉलेज हो गया, नासिर मुंजी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो गया, सभी के लिए अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट है ना। वो सीयूईटी जो है आई थिंक वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, जो मुझे ध्यान है, बाकी आई एम नॉट वेरी श्योर। मैम हाँ जी बोलो, बोलो सहज। मैम इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि पीएबी के अंदर लाई करते हैं। नहीं पता, लाइज ऑनलाइन सेगमेंट कहा है, वही तो बात है ना। आपको ये एक्चुअली क्वेश्चन आता है या तो एनटीएससी का क्वेश्चन होता है या ओलंपियाड में आता है, या जो भी हमारे के केवाईपी होता है ना, केवाईपीसी होता है 11th 12th में जो टेस्ट देते हो, है ना, वहां पर भी आता है ये, केवाईपीसी होता है शायद वो। तो ये वो क्वेश्चन है, पर क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इसीलिए करवाया ये आपको, ये उस लेवल का क्वेश्चन है। टुमारो इफ पीपल प्रिपेयर फॉर एनटीएससी तो वो अपनी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर केवाईपीसी होता है शायद एक टेस्ट होता है, केवाईसी कुछ ऐसा केवाईपीसी टेस्ट होता है जो मुझे याद है, अच्छा टेस्ट है। विच इज इफ यू अप्लाई फॉर रिसर्च, आई जो बैंगलोर में रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, जो स्पेस वाली रिसर्च इंस्टीट्यूट है आईएसएसआर, उसमें भी ये इसके मार्क्स मिलते हैं। ठीक कर सकते हो, उसी से तो करते हो, तभी तो कर पाओगे। फिजिक्स केमिस्ट्री जानोगे तभी तो कर पाओगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, और फिजिक्स एंड मैथ्स, देन ओनली यू स्टडी एबल टू स्टडी साइंस, वो उस फील्ड में एरोनॉटिकल जिसे बोलते हैं, या अच्छा समझ में आ गया बच्चे। अब नेक्स्ट लिखो। अब ये भी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है विच सेज अ सर्कल with origin as center passes through point 13/2, 0, the point which does not lie in the interior of the circle is -3/4, 1, 2, 7/3, 5, -1/2, D -6, 5/2। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो डिफरेंट है, कि अगर किसी टीचर के सामने वो आ गया, वो जरूर पेपर में डाल देगी अगर उसका दिमाग थोड़ा सा हुआ कि नहीं मुझे डालना है। और वो एक्चुअल वो तो आपका एनटीएससी लेवल का क्वेश्चन है, एनटीएससी का, हाँ एनटीएससी का ही है। तो केवाईपीसी होता है, टेस्ट कौन सा होता है, किसी को पता है? मैं बहुत साल हो गया अब ना, याद नहीं है। टेस्ट KVPY, नेशनल लेवल किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना होती है, नेशनल लेवल स्कॉलरशिप एग्जाम है, काफी रिपीटेड टेस्ट है। 11th 12th में अगर आप साथ के साथ प्रिपेयर कर रहे हो ना उसको,
जेई मेंस को दे रहे हो तो इसको जरूर देना। आईआईएस है ना, तो इंस्टीट्यूट बैंगलोर में, आईआईएस, दैट इंस्टीट्यूट कंडक्ट्स दिस, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस टेस्ट। ये केवीपी वाई है ना, हाँ, केवाई ऐसे याद रहेगा। आ जाओ, यहाँ पर क्या करना है आपने, आपको रीजन सेंटर दिया हुआ है विच इज 0 0, और एक पॉइंट दिया हुआ है ऑन द सर्कल 3/2, 13/2 0, तो क्या निकाल सकते हो, रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी आ गई, 13/2। हमें क्या करना है, जो पॉइंट का डिस्टेंस 13/2 से ज्यादा होगा सेंटर से, वो सर्कल के बाहर आया करेगा। तो आपने सब में डिस्टेंस निकालने हैं, तो आपने बेसिकली करना है यहाँ पर 9/4 + 1 स्क्वायर रूट, यहाँ क्या करोगे, 4 + 49/9 का स्क्वायर रूट, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे हो ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकाल रहे हो, तो 2 - 0 7/3 - 0, तो इसी को स्क्वायर करना है। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज गिवन, क्योंकि आपको दो को माइनस नहीं करना नंबर्स को, आपको डायरेक्टली इनको लिखना है। ठीक है, 5 का स्क्वायर + 1/4, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 25/4। तो आपको अब कैलकुलेशंस करनी है थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशन के साथ, कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स विल हैव अ रेडियस विच इज मोर देन 13/2, which will have a distance more than 13/2। हाँ, 9/6 होना चाहिए, बिल्कुल। समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, लिखो इस चैप्टर का। इसके अलावा ना आपके एक्सरसाइज का सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना। इफ x - 2y + k is equal to 0 is median of a triangle whose equation of median of a triangle whose vertices are a -1, 3, b 0, 4, c -5, 2, find the value of k। ट्राइंगल में कितने मीडियंस होते हैं, कौन से वाले मीडियन की इक्वेशन है, ए से स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट होता है, वो मीडियन, या सी से, नहीं पता है ना, तो फिर मैं के की एक वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ। सेंटर और क्या, हाँ, सेंट्रॉइड का क्या करेंगे, सेंट्रॉइड की वैल्यू निकाल लोगे, हाँ, कहीं कहीं पहुंच रहे हो दिमाग में, है ना। अब देखो, इसमें सिर्फ इतना ध्यान है, आपको दिया इक्वेशन ऑफ मीडियन, लेकिन कौन से वाले मीडियन की इक्वेशन है, पता नहीं, है ना। एडी की इक्वेशन है, बीई की है, या सीएफ की है, हाउ कैन आई बी वेरी श्योर, मुझे के की एग्जैक्ट वैल्यू एक का है निकालने को, मुझे क्या पता के की कौन सी वैल्यू हो सकती है ना। लेकिन तीनों मीडियंस दिए हुए हैं, और मीडियन से एक पॉइंट बनता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। ये किसी भी मीडियन की इक्वेशन हो, एडी, बी या सी एफ, इस पर एक पॉइंट तो पक्का ही होगा, और वो क्या है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड लाइज ऑन ईच मीडियन, सो इवन इफ इट्स अ मीडियन स्टार्टिंग फ्रॉम ए, इट पास थ्रू सेंट्रॉइड, इवन फ्रॉम बी सेंट्रॉइड, सी से भी होगा तो सेंट्रॉइड से पास होगा। तो आपने यहाँ पर पहले क्या करना है, सेंट्रॉइड निकालना है, -1 + 0 +-5 /3, तीनों को ऐड किया, /3, और 3 + 4 + 2 9 /3। तो सेंट्रॉइड आ गया अपने पास कितना, -2, 3। नाउ दिस पॉइंट, ये इक्वेशन किसी भी मीडियन की हो, दिस पॉइंट will always lying on the given equation। तो x की वैल्यू को -2, y की वैल्यू को 3, and you'll get the value of k as 8। ये श्योर शॉर्ट वैल्यू, k की वैल्यू 8 आ गई तो आप इक्वेशन बता सकते हो कौन से वाले मीडियन की है, उससे पहले नहीं बता सकते। ठीक है, या फिर आपको इक्वेशंस आती हूँ फॉर्म करनी,
11th का आगे का कॉन्सेप्ट है ये आपका हायर मैथ्स का, इफ यू नो हाउ टू फॉर्म इक्वेशंस फ्रॉम द पॉइंट्स। मुझे 2 पॉइंट्स गिवन है ना, ये ए बी, तो मैं ए बी की इक्वेशन बता सकती हूँ। दोनों को ऐड किया, 3 4 और 2, 3 और 4 7, 7 + 2 9, 9/3 कितना आ गया 3। सेंट्रोइड निकालना है, डिवाइड बाय 3 करोगे, है ना। क्लियर हो गया बच्चे। ये है एनटीएससी का ही उस लेवल का क्वेश्चन है, बट क्योंकि ये हमारे किसी ना किसी सैंपल पेपर में दिया हो सकता है, तो वहां से आपको डाल सकते हैं ना। क्लियर हो गया बेटा। एनटीएससी इज द नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो 10th में ही देते हैं, है ना। उसके नहीं, सिर्फ 10th में होता है, उसमें ओलंपियाड नहीं होता, 10th का ओलंपियाड नहीं होता, एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी होती है। बहुत कुछ जो कॉन्सेप्ट आपके इसमें डिलीटेड होते हैं सीबीएसई में, वो वहां पढ़ते हो, और फिर आप नेशनल लेवल पे जाके टेस्ट देके आते हो, और उनके काफी लेवल्स होते हैं, 2-3 लेवल्स होते हैं, बट दिस इज अ वेरी स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो आपको आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। अब वो मिले ना मिले, इफ यू इवन रीच लेवल 2 या लेवल 3 तक आप पहुंचते हो, तो ऑब्वियसली यू आर इन दैट टॉप जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स में होते हो। आपको कैंप्स के लिए बुलाते हैं, जब मैथमेटिक्स के कैंप्स होते हैं, जिस भी फील्ड में आपने दिया है एनटीएससी, तो वो कैंप्स होते हैं, वहां जाकर आपको ट्रेनिंग देते हैं, दे ट्रेन यू फॉर फर्दर रिसर्च। अगर आपको साइंटिस्ट फील्ड में जाना है तो वहां पर, या आपको स्टैटिस्टिक्स में जाना है, मतलब जिस भी इंटरेस्ट के हिसाब से, प्लस इवन इफ यू अप्लाई टू सम यूनिवर्सिटीज, तो यू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। हाँ कर सकते हो बिल्कुल, पर पता कर लो फॉर्म्स फिल कर सकते हैं कि नहीं, पर वो टेस्ट पास करना इतना आसान नहीं है ना। यू नीड प्रॉपर मेहनत, लॉजिकल करना होता है, इंग्लिश करना होता है, और प्लस मैथ्स करना होता है, इसमें भी सारे कॉन्सेप्ट आए। मतलब तुम देखना ओलंपियाड्स लेवल क्वेश्चन इन योर गूगल में सर्च करना, एनटीएससी के क्वेश्चन सर्च करना, तो अच्छे होते हैं क्वेश्चंस, प्लस कुछ अटकने वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, जहां पर यू रिक्वायर लॉजिक, और कुछ ना कुछ तुक्के मारते हैं कि अच्छा इसका आंसर ये होगा। जो तुक्के इन द सेंस ये होता है कि आप सोचते हो कि अच्छा अगर ये रेशियो दी हुई है तो कहीं से कहीं, जैसे मैं अगर क्वेश्चन करवाऊं तुम्हें, ठीक है, लेट मी थिंक, मैं कल ले आऊंगी एक एनटीएससी के, करवा दूंगी तुम्हें, राइट। अच्छा कल क्या पढ़ाई करनी है, एक तो देखो 2 ऑप्शन है, या तो स्टैट स्टार्ट कर लो, या फिर ज्योमेट्री। हम्म, स्टैट्स करवा दो, तुम्हारा पेपर है ना, थोड़ा बहुत स्टैट्स करवा देती हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज है, इंटरेस्टिंग होगी, आसान होगी, ठीक है। और मंडे को तो टेस्ट होगा, उसके बाद फिर छुट्टी के बाद पहले स्टैट्स ही खत्म कर लेंगे, राइट। उसके बाद फिर सिमिलर ट्रायंगल स्टार्ट कर देंगे, right? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैं कह रही थी आपकी बुक का ही है, निकालो बुक, एक रह गया, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। बाकी आपका कोऑर्डिनेट मैंने काफी कुछ करवा दिया है इसमें, अपनी वर्कशीट्स कंप्लीट कर लो, जो भी आपको टाइम मिल रहा है, एपी की प्लस कोऑर्डिनेट की, क्योंकि आगे के आगे ना चैप्टर्स बढ़ते रहेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस अक्टूबर एंड में हो जाता है, या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर मैक्सिमम। तो 6 सिमिलर ट्रायंगल्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा सितंबर तक, जिसमें स्टैट्स भी मैं बीच में कर, देख मुझे ऐसा तो नहीं पता, मैंने सिर्फ इसको किया हुआ है। सर्कल्स जो है वो आप अक्टूबर में करवाते हो, सर्कल्स हो गया, प्रोबेबिलिटी कोई कोई स्कूल्स पहले करवा देते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कोई स्कूल्स, वैसे मैक्सिमम स्कूल्स तो पहले करवाते हैं। अब जो तुम्हारे मेन चैप्टर्स रह गए वो है ट्रिग्नोमेट्री और इंट्रोडक्शन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो मैं आपको अक्टूबर तक करवा दूंगी, सितंबर से पहले करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद रह गया सर्कल्स और एरियाज और सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये अक्टूबर में हो जाता है आराम, ठीक है। ये खत्म हो गया, क्लियर होगी बात। चलो अब लिखो, आपका एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। सिलेबस तो पूरा हो जाएगा, तुम सिलेबस तो पूरा करते ही है हर हाल में, मतलब कुछ भी कर लो, कोई भी टीचर होगा सिलेबस पूरा करवा देगा। मेन बात है रिवीजन करते रहो, सिलेबस तो सबका ही पूरा होना है, स्कूल में भी तो करवाई देते हैं खींच खींच के, है ना। तो इसीलिए कह रही हूँ सिलेबस पे मत जाओ, कब पूरा होगा, जब होना है वो हो जाएगा, ठीक है ना। आप मेन चीज ये रखो, अपनी रिविजन स्ट्रांग रखो, तो जो भी टॉपिक है उसको साथ साथ रिवाइज करते रहो, वर्कशीट्स है, एक्स्ट्रा बुक्स है, जो भी। सो आपको ये वर्टिसेस दिए हुए हैं रोम्बस के, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो इसमें हाफ इंटू D1 इंटू D2 करना होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है ना,
हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, डायगनल क्या होंगे, AC एंड BD। क्लियर हो गया बच्चे, करो इसको। व्हाट इज AC एंड व्हाट इज BD? तो AC क्या हो जाएगा, 3+1 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर अंडर रूट, तो इसमें लिखूंगी 4√2 यूनिट्स। और BD क्या हो जाएगा, 4+2 6, 6 का स्क्वायर, 5+1 6 का स्क्वायर अंडर रूट, और ये आ जाएगा 6√2 यूनिट्स। क्लियर हो गया बच्चों सबको? एक क्वेश्चन लिख लो, चाहे घर पे कर लेना। which says ABCD is a rectangle formed by points A -1, -1, B -1, 4, C 5, 4, and D 5, -1. P, Q, R, and S are midpoints of AB, BC, CD, and DA respectively. What type of quadrilateral is PQRS? Justify your answer. हाँ, ये 9th में क्या हुआ ना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अंदर पैरेललोग्राम, रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर। मैंने ऐसे याद करवाया था, मैं भी ऐसे याद करती हूँ, आर है ना, तो रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस। MCQs में बहुत हेल्प करता है ये चीज। ठीक है, इसमें बस जस्टिफाई क्या करना है आपने, क्योंकि रोम्बस प्रूव करना है तो यू नीड टू फाइंड PQ, QR, RS एंड सारी इक्वल आएंगी, और जो डायगोनल्स है वो अनइक्वल आएंगे। तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री, आपकी जो कोऑर्डिनेट है, वो आपके एक्चुअल ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स को रीइंफोर्स ही करती है, क्योंकि ये रेक्टेंगल एक्चुअल हमने कोऑर्डिनेट्स लिए हुए हैं। ठीक है ना, जब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो रेक्टेंगल ही बनता है, तो उसके अंदर जो हम मिड पॉइंट्स ले रहे हैं उसके साथ रोम्बस ही बनेगा। क्लियर हो गया? मतलब जो आपने एज ए ज्योमेट्री में प्रूव किया था, वो नंबर्स के साथ भी आप प्रूव कर रहे हो, तो सेम आंसर ही आ रहा है। क्लियर हो गया बच्चे सबको? आप पॉइंट सारे निकाल लो, उसके बाद डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, तो जस्टिफाई करने का मतलब क्या होगा, एक तो पता है आपको आंसर, उसने लिखा हुआ इज इट अ स्क्वायर, इज इट अ रोम्बस और अ रेक्टेंगल, तो PQRS इज अ रोम्बस। जस्टिफाई आपको पता है ना, आपके दिमाग में आंसर आपको पता है, रोम्बस फिक्स है, आपको रोम्बस प्रूव करना है, ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स अनइक्वल। क्लियर हो गया? चलो।